मेरा नाम राबिया है। मेरा ताल्लुक ऐसे घर से था जहाँ फाको का डेरा था। खुशियाँ हमसे कोसों दूर थीं। हम 5 बहन भाई थे। वक्त ने मुझे छोटी उम्र में ही बड़ा बना दिया था। मैंने जब से होश संभाला घर में गुर्बत और भूख ही देखी थी। अम्मा हमेशा ही बीमार रहती थीं और छोटे बहन भाइयों को संभालने के साथ साथ घर को भी बचपन से ही संभाला था। जब बहुत छोटी थी तब से ही अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी पकाती। अम्मा चारपाई पे बैठी रहती और मैं आड़ी तिरछी कच्ची पक्की रोटी उतारती। तब मेरे सारे छोटे बहन भाई पेट की आग बुझाते। कभी कभी तो हमें फाका भी करना पड़ता था। जब भी अब्बा को मजदूरी नहीं मिलती थी या अब्बा की तबीयत खराब होती और वो काम पर ना जा पाते तो उस दिन हमारे घर में चूल्हा ना जलता। उस वक्त मैं बड़ी बहन बन जाती और अपनी भूख दबाकर छोटों को तसल्ली देती। फिर एक दिन अब्बा ने अम्मा से कहा कि मुझे तैयार कर दे, वो मुझे शहर लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि मैं शहर जाऊंगी। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी, जबकि मुझसे छोटी बहनें भी अब घर का काम करने लगी थीं। हम गरीबों को क्या तैयार होना था। एक कुछ निस्बतन साफ जोड़ा पहना और 2 जोड़े अम्मा ने पोटली में बांध दिए और मैं अब्बा के साथ शहर रवाना हो गई। कई घंटों के सफ़र के बाद जब हम बस से उतरे तो अब्बा ने मुझे समझाया कि वो मुझे एक अमीर घराने में बतौर मुलाजमा छोड़ने जा रहे हैं। अब मैंने वहाँ दिल लगाकर काम करना है। ये सुनकर मैं कुछ घबराई कि अब्बा मुझे छोड़कर चले जाएंगे। हम एक बड़े घर के दरवाजे पर रुक गए। अब्बा ने चौकीदार को कुछ कहा तो बस दरवाज़ा खोल दिया गया और हम अंदर दाखिल हो गए। ये एक बहुत बड़ा महल जैसा घर था। मैंने अब्बा से डरते डरते पूछा कि इस इतने बड़े घर में कितने लोग रहते हैं। दरअसल मैं ये सोच कर ही डर रही थी कि इस बड़े से घर में तो इसी हिसाब से बहुत लोग रहते होंगे। मगर अब्बा ने मुझे हैरान कर दिया ये कह कर के यहाँ सिर्फ 2 लोग रहते हैं। मैंने मुंह फाड़ कर अब्बा से पूछा, इतने बड़े महल में सिर्फ 2 लोग? तो अब्बा ने ठंडी सांस भरकर कहा कि जो रब की तकसीम। इतनी देर में हम घर के अंदर बड़े से कमरे में दाखिल हो चुके थे। वहाँ भी एक नौकर मौजूद था जिसने हमें वहाँ बिठाया और ख़ुद मालिक को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद एक औरत जो बहुत ही कीमती लिबास पहने हुए थी वो कमरे में दाखिल हुई। इसने अपना पूरा चेहरा एक कपड़े से छुपाया हुआ था और सिर्फ उसकी आंखें ही नज़र आ रही थीं। जब वो बोली तो इसकी आवाज़ भी बड़ी भारी और अजीब सी थी। इसने अपनी आंखों से मेरा सर से पाँव तक मुआयना किया। इसकी आंखों में न जाने क्या था कि मैं सर से पैर तक कांप गई। इसने मुझसे मेरा नाम पूछा और ये कि मुझे घर के काम आते हैं या नहीं, और फिर मैंने इस्बात में सर हिला दिया। पर मेरे अब्बा से तनख्वाह वगैरह तय करके मुझे वहाँ रख लिया। मैं मालकिन के अजीबो गरीब रवैये से हरासा हो रही थी। इतने में वो उठकर चली गई और मेरे अब्बा मुझे मेहनत से काम करने की तलकीन करके रुखसत हो गए। मैं इस सजे सजाए कमरे में तन्हा बैठी रह गई। कुछ देर बाद वही नौकर आया और मुझे कहा कि इसके साथ चलूं। मैं खामोशी से इसके पीछे चल दी। वो मुझे कई कमरों और राहदारियों से गुजारता हुआ घर के पिछले हिस्से की तरफ ले गया। वहाँ नौकरों के लिए 2-3 अलग अलग कमरे बने हुए थे। इनमें से एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर इसने मुझे कहा कि अब तुम यहाँ रहोगी। नहा धोकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, फिर मालकिन के पास ले जाऊँगा। मैं अकेली बहुत घबरा रही थी, मगर क्या करती। अब अब्बा तो यहाँ छोड़ गए थे तो मुझे अब सब इन सब का आदी होना था। कमरे में एक बिस्तर और अलमारी मौजूद थी। साथ में ही एक बाथरूम भी बना हुआ था। कमरे की एक दीवार में बड़ी सी एक खिड़की भी थी। अभी मैं नहाकर कपड़े बदल कर बैठी ही थी कि नौकर मुझे बुलाने आ गया। मुझे पहले पहल बावर्ची खाने ले जाकर खाना दिया गया, जो मेरे लिए तो किसी नेमत से कम नहीं था। कहाँ मैं रोटी को पानी से खाने वाली, और यहाँ बहुत ही अयाशी होती थी जब दाल सब्ज़ी मिल जाती, वो भी खुद पकानी पड़ती थी। और यहाँ पहला खाना ही 2-3 किस्म के गोश्त के सालन और चावल रोटी पर मुश्तमिल था। साथ ही एक सेब भी ट्रे में रखा हुआ था। मैंने पेट भरकर खाना खाया। दिल तो चाह रहा था कि और भी खाऊं, मगर पेट भर चुका था। फिर मैंने ये भी सोचा कि अब तो यहीं रहना है, तो फिर मैं इतना क्यों नदीदापन दिखाऊं। इसके बाद मैं मालकिन के पास गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, वो और भी प्यारा कमरा था। मैंने इर्द गिर्द देखा, वहाँ पर सिर्फ एक औरत ही बैठी हुई थी। मैंने सलाम किया। इसने निगाहें उठाकर मुझे देखा।
एक दफ़ा तो मैं डर गई क्योंकि इसने मुझे देखा ही कुछ ऐसे ही था और वहाँ सिर्फ मैं और वही मौजूद थीं। वो मुझसे पूछने लगी कि घर के सारे काम करने के बाद जल्द ही मैं अपने कमरे में चली जाऊं, मुझे काम करने के बाद कहीं भी नज़र ना आऊं। मैंने हैरत से मालकिन की तरफ देखा, वो मुझे ऐसा क्यों कह रही थी। मैंने क्या करना जो मैं इतनी जल्दी कमरे में चली जाऊं। इनकी सारी बातों के जवाब में मैंने इस्बात में सर हिला दिया। जब मैं जाने लगी मुझे हैरत हुई, वो जानबूझकर मुझसे पहले कमरे से निकल गईं। मैं पीछे से कमरे को देखकर डरती हुई वहां से बाहर निकल गई। अपने मतलूबा कमरे में आकर मैं कमरे को देखने लगी। मेरे लिए तो वही पूरा महल था। मैं जाकर वहां पड़े छोटे से बेड पर लेट गई और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मुझे नींद आई और मैं सो गई। अचानक रात के वक्त मेरी आंख खुली। मुझे यूं लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा रो रहा हो। मैं एकदम से डर गई। मुझे पसीने आने लगे। एक तो मैं कमरे में अकेली थी, ऊपर से इस तरह आवाज़ आ रही थी। मैं डरती हुई कमरे से बाहर गई, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। मैं इर्द गिर्द देखने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा दिल किया मैं घर के अंदर चली जाऊं। मुझे इस कदर डर लग रहा था। मैंने धीरे से कदम बाहर रखे और घर के अंदर की तरफ चली गई। हर तरफ मुझे अंधेरा लग रहा था। मुझे मज़ीद डर लगने लगा। अचानक मैं किसी के साथ टकरा गई और मैंने ऊंची सी चीख मारी। किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और न जाने कौन था, पर इसकी बातें सुनकर मेरी जान निकलने लगी। मैं जल्दी से वहां से भागी और अपने कमरे में आ गई। इस शख्स की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने जल्दी से पानी का गिलास डालकर पिया और लेट गई। मैं बहुत डर रही थी और डर की वजह से पूरी रात मुझे नींद ना आ सकी। सुबह ही सुबह मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका। मैंने जाकर देखा सामने नौकर खड़ा था। वो मुझे कहने लगा, आ जाओ, उठकर बहुत सारे काम अभी करने हैं। इसकी बात सुनकर मैंने कहा मैं आ जाती हूँ और वो वहाँ से चला गया। मैंने मुंह हाथ धोया और बाहर चली गई। किचन में आकर कामों में मसरूफ़ हो गई। मुझे यूं लग रहा था जैसे किसी ने मुझ पर नज़र रखी हुई है, मेरी हर हरकत को नोट कर रहा है। पर इस घर में कौन हो सकता है और क्यों कोई मुझ पर नज़र रखेगा? मेरा वहम होगा। पर अपने घर में इतने लोगों के होने के बावजूद मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ था कि कोई मुझे बार बार देख रहा है। मैंने जल्दी से काम ख़त्म करने की कोशिश की। मुझे मालकिन की बात याद आ गई, काम ख़त्म करके फ़ौरन से अपने कमरे में चले जाना। मैंने जल्दी से काम ख़त्म किए, खाना मेज़ पर लगाया और वहाँ से अपने कमरे में आ गई। मेरी सारी चीज़ें आगे पीछे हुई पड़ी थीं। मैं जैसे रख कर गई थी वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। मैं हैरत से अपनी चीज़ों को देखने लगी कि कौन मेरी चीज़ों को इस तरह से देख सकता है। मैं जल्दी से अपनी चीज़ें समेटने लगी। बार बार चारों तरफ देख रही थी, वहाँ पर कोई है तो नहीं, पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मुझे पता चलता कि कोई मेरे कमरे में आया था। चीज़ें समेट ही रही थी, इतने में फिर से नौकर मुझे बुलाने आया और इसने कहा कि इतनी जल्दी क्यों कमरे में आ गई हो, अभी इतने सारे काम बाकी हैं। इसकी बात सुनकर मैंने घबराते हुए कहा कि मैं बस अभी आ रही हूँ। वो मेरे चेहरे की तरफ देखता हुआ बोला, क्या हुआ है, इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हें खाने तो नहीं लगा? इसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और वो वहाँ से चला गया। मैं भी इसके पीछे पीछे आ गई और टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। मालकिन मुझे बार बार घूर कर देख रही थीं। मैं परेशान हो गई। वहाँ पर एक आदमी बैठा खाना खा रहा था। वो मुझे मालकिन का शौहर लग रहा था। वो इस कदर खाने में मगन था जैसे वो गूंगा बहरा हो। मुझे अपनी मालकिन की निगाहों से उलझन होने लगी। मैं मालकिन के सामने से हटकर साइड पर जाकर खड़ी हो गई। इसी वक्त इस आदमी ने एकदम से मेरी तरफ देखा, फिर से खाना खाने लगा। मालकिन को एकदम से गुस्सा आया। उन्होंने सारे बर्तन टेबल से उठाकर नीचे फेंक दिए और गुस्से में अपने शौहर पर चिल्लाने लगी। वो कहने लगी कि तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम बहुत बुरे हो, मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, ये तुम्हें मुझसे छीन लेगी। मालकिन ने मेरी तरफ बर्तन उठाकर फेंके। मैं एकदम से डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मालकिन क्या कह रही है। मैं डर से वहाँ से भाग गई। मैंने एक बार मुड़कर देखा, मालकिन का शौहर इन्हें संभाल रहा था और बार बार मुझे देख रहा था। अपने कमरे में आकर मैं रोने लग गई क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मेरे आंसू बुरी तरह से निकल रहे थे। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और नौकर अंदर दाखिल हुआ। मैं इसको देखकर भी डर गई। वो मेरे पास आकर बोला, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसकी बातें सुनकर मैं एकदम से घबरा गई। मेरा दिल किया मैं अभी की अभी वहाँ से चली जाऊँ। यहाँ पर तो रहना खतरे से खाली नहीं था, पर क्या करती, पीछे भी तो देखना था। मेरे माँ बाप बहन भाई थे,
मैं कैसे ये काम छोड़ सकती थी। वो वहाँ से चला गया, मैं रोने लगी। कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती है, मैं सोचने लगी। काश मुझे कहीं और काम मिल जाता। मुझे अब मालकिन से डर लगने लगा था। मैं इनसे दूर दूर ही रहती थी। मुझे अब समझ आने लगी थी कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि मैं काम करने के फ़ौरन बाद कमरे में चली जाया करूं। अब जब भी मैं मालकिन के सामने जाती, निगाहें झुका लेती और कोशिश करती ज़्यादातर मालकिन की निगाहों से बच कर रहूं। मैं किचन में काम कर रही थी। मालकिन ने मुझे आवाज़ दी, जो बाहर खाना खा रही थीं। मुझे अपने पास बुलाया। रात का वक्त था, वो अकेली ही खाना खा रही थीं। इनका शौहर अभी तक नहीं आया था। मुझे हैरत हुई जब उन्होंने मुझे अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठाया। मैं बहुत घबरा गई। वो मुझे इस कदर प्यार से कहने लगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस प्लेट से खाना खा रही थीं, वो मेरी तरफ की और कहा, खाना खाओ मेरे साथ। मुझे डर लगने लगा। वो ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं भला इनके साथ कैसे खाना खा सकती थी? मैंने इनकार कर दिया। वो मुझे गुस्से में इस तरह से घूरने लगीं जैसे मेरा कत्ल कर देंगी। मैं मजबूर होकर खाना खाने लगी। अभी मैंने थोड़ा खाना ही खाया था कि अचानक मालकिन का शौहर आ गया और इसने मेरे हाथ में पकड़ी प्लेट दूर उछाल दी और मालकिन को गुस्से में उठाकर थप्पड़ लगा दिया और कहने लगा, पागल हो गई हो, क्यों अपने साथ किसी की जान लेना चाहती हो? मैं मालकिन के शौहर को इस कदर गुस्से में देखकर डर गई। मैंने तो कभी इससे अपनी बीवी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा था। फिर वो इस कदर गुस्सा क्यों कर रहा था? मैं डरती हुई वहाँ से चली गई। मुझे इसकी बातों की समझ न आई। वो ऐसे क्यों कह रहा था कि वो अपने साथ साथ किसी को क्यों मारना चाहती है। अपने कमरे में आकर मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करके लेट गई, जैसे अभी मालकिन आ जाएंगी और मुझे डांटेंगी क्योंकि इन्हें मेरी वजह से थप्पड़ लगा था। उस वक्त भी मुझे वो गुस्से में देख रही थीं। मैं परेशान हो गई। पूरी रात मुझे नींद ना आई। मैं तो वो लड़की थी जो बेड पर लेटते ही सो जाती थी। मुझे बार बार अपनी मालकिन का चेहरा नज़र आ रहा था। वो किस कदर गुस्से में थीं और इनका शौहर भी न जाने उन्हें क्या हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अंदर जाकर देखूं कि क्या हुआ है। फिर डर की वजह से आंखें बंद कर लीं, जैसे मुझे कोई देख नहीं सकेगा। अगर कोई कमरे में आया तो इससे यूं ही लगेगा कि मैं सो रही हूँ। इसके बाद मालकिन अक्सर मुझे कहती कि मेरे साथ आकर खाना खा लो। मेरे शौहर को मत बताना, इसे अच्छा नहीं लगेगा। इसकी बीवी के साथ कोई और खाना खाता है। मुझे मजबूरी में मालकिन के साथ खाना खाना पड़ता। नौकर मुझे कई दफ़ा मना कर चुके थे कि मालकिन के साथ खाना मत खाया करो, पर मुझे क्या मालूम था वो मुझे क्यों मना करते हैं। मैं तो यही समझती रही कि वो मुझसे जलते हैं, क्योंकि मालकिन मुझसे इतना प्यार करती थीं। इसके बाद मैं मालकिन से डरती भी नहीं थी। एक दिन मैं कमरे में सो रही थी। मुझे अचानक किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं जैसे ही कमरे से निकलकर घर में दाखिल हुई, मुझे अपने मालकिन के शौहर के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जो मालकिन को ऊंची ऊंची आवाज़ में पुकार रहे थे। मैं डरते हुए इनके कमरे की तरफ गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने मालकिन ज़मीन पर गिरी पड़ी थीं। शायद वो मर चुकी थीं। मैंने जल्दी से जाकर मालकिन का हाथ पकड़ लिया। मुझे डर लगने लगा। मैं मालकिन के शौहर को रोता हुआ देख रही थी। शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं किसी शौहर को बीवी के लिए रोता देख रही थी। मुझे डर लगने लगा था। मैंने मालकिन की आंखों पर हाथ रखकर आंखें बंद की। इसके शौहर ने मेरा हाथ पीछे झटक दिया। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। इसकी मैयत को देखकर मुझे अपने कमरे में भी डर लग रहा था, जैसे अभी कहीं से मालकिन आ जाएंगी और मुझे कहेंगी, मेरे साथ खाना खा लो। जैसे तैसे करके सुबह हो गई। मैं हैरान थी। मालकिन फौत हो गई थीं। मुझे लगा था सुबह तक बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे, पर घर तो बिल्कुल खाली था। घर में तो कोई और नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मर जाए और उनके रिश्तेदार ना आए। ये तो इतने अमीर लोग थे, इनके तो बहुत सारे रिश्तेदार होने चाहिए थे। पर खैर, मुझे क्या, कोई आए या ना आए, इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए। मैं रात को काम ख़त्म करके कमरे में आ जाती। इतने में नौकर आया और मुझे बहुत सारे कपड़े देकर कहने लगा, ये मालकिन के कपड़े हैं, इनके शौहर ने दिए हैं, तुम पहन लिया करो। वो मुझे कपड़े देकर चला गया। मैं सारे कपड़े देखने लगी जो बहुत प्यारे और महंगे महंगे थे। मैं बहुत खुश हो गई कपड़े देखकर। अगले दिन ही मैंने अपनी मालकिन का एक बहुत सा प्यारा जोड़ा डाल लिया। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद मैं काम करने में मसरूफ़ हो गई। मैंने नाश्ता लगाया। मैं मालकिन के शौहर को देख रही थी जो खाना आगे रखे गहरी सोचों में गुम थे। इसकी आंखों में नमी थी। शायद वो अपनी बीवी को याद कर रहे थे।
मुझे इस पर बहुत तरस आया। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। बहुत मुश्किल होगा बेचारे के लिए अकेले रहना। मैं यही सोच रही थी, अचानक इसने मुझे देखा और मेरे चेहरे को ऐसे देखने लगा जैसे मेरे सर पर सींग निकल आए हों। मैं जल्दी से वहाँ से चली गई। कमरे में आकर मैंने अपने चेहरे को देखा। मेरी गाल पर एक लाल सा निशान बना हुआ था। मैंने इसको गौर से देखा। ऐसा निशान मैंने पहले भी कहीं देखा था, पर मुझे याद नहीं आ रहा था। सारा दिन मेरा यूं ही गुजर गया। मालकिन होती थी तो काम होते थे, अब तो इतने काम भी नहीं थे। इस वजह से मैं ज़्यादातर यूं ही घर में रहती। मैंने शुक्र किया था कि मालकिन के शौहर ने मुझे ये नहीं कहा कि अब काम नहीं होते तो मैं काम छोड़ दूँ। मैं भी कोई ना कोई काम में लगी रहती। सुबह के वक्त मेरी आँख खुली। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मुझे यूं लगा जैसे पूरी रात किसी ने मुझे डंडों से मारा हो। इतने में मुझे नौकर भी आकर बुलाने लगा। मैंने इसे कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझसे नहीं उठा जा रहा। वो कहने लगा कि अच्छा, मैं साहब को बता दूंगा। उन्होंने काम का कहा तो फिर करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है। वो बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद आया और कहने लगा, मालिक ने कहा है कि तुम आराम करो, वो खाना बाहर से ही खा लेंगे। मैंने शुक्र किया, क्योंकि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। जब थोड़ी तबीयत ठीक हुई, मैंने मालकिन का दूसरा जोड़ा डाल लिया। पर जब अगले दिन मैं उठी, मेरी हालत फिर से वही। फिर से मालिक ने कहा आराम करो। एक दिन मैं रात को सोई हुई थी। मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे साथ बैठा हो। मैंने सोए हुए ही खुश्क घूंट भरे और डरते डरते धीरे से आंखें खोलकर देखा। एकदम से उठकर बैठ गई। वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मैंने सुख का सांस लिया और फिर से लेट गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि साहब मुझे काम क्यों नहीं कहते। मैं तो सारा दिन आराम करती हूँ। क्या इन्हें मेरी बातों पर यकीन आ जाता है? मेरी तबीयत नहीं ठीक। अचानक मुझे ख्याल आया, ये सब तो तब से मेरे साथ हो रहा है जब से मैंने मालकिन के कपड़े पहनने शुरू किए हैं। क्यों ना आज मैं अपने कपड़े पहन कर देखूँ। मैं अपने कपड़े पहनकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मेरी जान निकल गई। मेरे पूरे जिस्म में इस कदर दर्द होने लगा कि मैं चीखें मारने लगी। इतने में सांप भी आ गए। इनके हाथ में कोई इंजेक्शन था जो उन्होंने मुझे लगाया और मैं दुनिया जहां से बेगाना हो गई। मेरी आंख खुली। मेरे पास मेरी माँ और मेरे बाप बहन भाई सब मौजूद थे। मैंने अपनी माँ की तरफ सवालिया नज़रों से देखा और रोते हुए पूछा, मुझे क्या हुआ है? मेरी माँ मुझे कहने लगी, बेटा तुम बीमार हो और बहुत ज़्यादा। जानती हो तुम्हारे साहब ने क्या बताया है? उन्होंने तुम्हें मना किया था कि मालकिन के साथ कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मालकिन को ऐसी बीमारी थी जिसमें इनके जिस्म में दर्द होती थी और बाद में वो पागल भी हो गई थीं। अब वो बीमारी तुम्हें लग गई है, पर इसका इलाज मुमकिन है। इस पर बहुत पैसा लगेगा। मैंने अपनी माँ की बात सुनकर इन्हें बेबसी से देखा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने रोते हुए कहा कि अब क्या होगा? इनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। वो कहने लगी, तुम्हारे साहब तुमसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है ये बीमारी इनकी बीवी से लगी है, तो इसमें सारा कसूर इनका है। वो अपनी बीवी बनाकर तुम्हारा बाहर से इलाज करवाएंगे। हम चाहते हैं तुम्हारी शादी उधर कर दें। मैं क्या बोल सकती थी अम्मा अब्बा के सामने। कुछ दिन बाद ही अम्मा अब्बा ने मेरा निकाह साहब के साथ कर दिया। वो मेरा बहुत ख्याल रखते। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये सब होगा। मैंने बहुत तकलीफ़ का वक्त देखा था इस बीमारी में, पर अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे शफा अता फरमाई। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मालिक के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जिन्होंने मुझे तो सहारा दिया ही दिया, मेरे बहन भाइयों को भी सहारा दिया।